अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डियर जफर चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज के सेशन में हम लोगों ने दावत दी है। हमारे साथ फुल ब्राइट स्कॉलर है, अमेरिका से पीएचडी कर रहे हैं डॉक्टर फाद रफीक साहब। उसको हम लोगों ने दावत दी है। और सबसे पहले मेहमान से हमारे जो फाद रफीक साहब हैं उससे मैं गुजारिश करता हूं कि वो हमारे व्यूअर्स के साथ अपना तारुफ ब्रीफली कर ले। जी सर। जी, थैंक यू वेलकम। वेरी मच ज़फ़र साहब। डियर ज़फ़र चैनल के व्यूअर्स को मेरा बहुत ही प्यार। मेरा नाम डॉक्टर फ़ाहद रफ़ीक है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा यूएसए से पीएचडी कर रहा हूँ। फुलब्राइट स्कॉलर हूँ, यानी कि मेरे पास फुलब्राइट स्कॉलरशिप है और मैं फुली फंडेड पोजीशन पे यहाँ पे पीएचडी कर रहा हूँ। इस वक्त मेरा दूसरा साल ख़त्म हुआ है और तीसरा साल शुरू हुआ है। और मैं इन फुलब्राइट स्कॉलरशिप चूँकि उसकी ओपन हो चुकी हैं सारी की सारी डेडलाइंस और अभी एप्लीकेशंस ओपन हैं, तो उसके लिए मैंने आपके व्यूअर्स के साथ कुछ मालूमात शेयर करना है, तो उसके सिलसिले में जो है वो मैं यहाँ पे हाज़िर हुआ हूँ। जी सर, आपको वेलकम करते हैं। सर, डिटेल से मैं पूछूंगा। सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास जो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है वो आपको पता है सर कि हर साल आते हैं। तो उसके अपने एक आपके लिए कि एक टाइमलाइन है। तो आप मेरे व्यूवर्स को, मेरे चैनल के व्यूवर्स को बता दें कि किस मंथ्स में इसकी एड आ जाती है, और फिर एप्लीकेशन प्रोसेस, और कब जाके इनकी स्क्रूटनी, और फिर फाइनल जो है वो शॉर्टलिस्टिंग प्रिंसिपल कैंडिडेट्स। तो ये अगर आप सर मेहरबानी करके हमारे व्यूवर्स को बता दें इसका कंप्लीट एक टाइमलाइन जो होता है वो। बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब। इसके लिए जो आपका सबसे पहले एप्लीकेशन प्रोसेस है वो तकरीबन मिड जनवरी में ओपन हो जाता है। इस दफ़ा उन्होंने जल्दी खोल लिया है। और उसकी डेडलाइंस जो होती हैं वो अप्रैल या मई में होती हैं। इस दफ़ा जो डेडलाइन है वो 12 अप्रैल है। और आपकी एप्लीकेशन हो गई तो उसके बाद इनका इंटरव्यू का प्रोसेस होता है जो सितंबर और अक्टूबर के दौरान चलता है। सितंबर के आखिर में या अक्टूबर के शुरू में। और उस दौरान वो ऐलान करते हैं कि आपके जितने भी लोग जिन्होंने दरख्वास्तें जमा करवाई थी उनमें से कितने लोग जो हैं वो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हैं, उनको बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू के बाद प्रिंसिपल कैंडिडेट का जो ऐलान है वो तकरीबन अक्टूबर के दूसरे हिस्से में कर देते हैं। फिर नवंबर और दिसंबर में ये लोग आपके एप्लीकेशंस पैकेट्स बनाकर अमेरिका में मौजूद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में भेज देते हैं। और वहाँ पे अगर आपको कोई ऑफ़र या एक्सेप्टेंस मिल जाए, तो उसका आपको फ़रवरी, मार्च या अप्रैल में बता देते हैं अगले साल की। और उसके बाद फिर अगर आपकी सिलेक्शन यूनिवर्सिटी में हो जाती है, तो आप जितने भी अपना एचईसी के साथ मामलात हैं या यूएसईएफपी के साथ मामलात हैं, वो हल कर लेते हैं। जिसमें कि मुख्तलिफ माहदे हैं जिसके मुताबिक आपने वापस आना है। वीज़े वाले मामलात हैं वो मुकम्मल हो जाते हैं आपके कि आपका वीज़ा लगता है। तो उसके बाद आपकी रवानगी अमेरिका में एप्लीकेशन जिस साल दी है उससे अगले साल के अगस्त के अवाखिर या सितंबर के शुरू में होगी। क्योंकि आपने वहाँ पे जाकर आपका जो फॉल सेमेस्टर है, जिसे सर्दी का सेमेस्टर कहेंगे, वो स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे जाके शुरू करेंगे। तो ये एक सारी की सारी टाइमलाइन है। अब इसके लिए मुख्तलिफ इसके लिए पहला मरहला, जो सबसे पहला मरहला है, जो आपके हाथ में है, वो आपकी एप्लीकेशन और उसके लिए जो भी आपके लवाज़मात, जो आपकी ज़रूरी चीज़ें उसके लिए हैं, वो आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। इसके बाद प्रिंसिपल कैंडिडेट के तौर पे सिलेक्ट होने के बाद जो भी मामलात हैं वो यूएसईएफपी या आपके अमेरिकी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के ज़िम्मे होते हैं, तो आपको इतनी ज़्यादा मेहनत की या फ़िक्रमंदी की ज़रूरत नहीं होती। जी सर। तो इसमें सर ये हमारे व्यूवर्स को आप बता दें कि इसमें एमएस पीएचडी, यानी एमएस की भी स्कॉलरशिप है, पीएचडी की टोटल कितने स्कॉलरशिप है इसमें, एमएस की कितने हैं और पीएचडी के, ये अगर आप व्यूवर्स को बता दें सर। अ, जो यूएसईएफपी की वेबसाइट इस वक्त बता रही है हमें, उसके मुताबिक तो इस साल यानी कि 2023 में जो एप्लीकेशन साइकिल है, उसके लिए तकरीबन 150
स्कॉलरशिप्स हैं, और उन 150 स्कॉलरशिप में मास्टर्स के भी हैं और पीएचडी के भी हैं। अब मास्टर्स के कितने हैं और पीएचडी के कितने हैं, इसके लिए मैं मुकम्मल तौर पे तो कोई आदाद शुमार देने से कासिर हूँ, लेकिन कभी इम्कान ये होता है कि 2:1 की रेशो से होता है कि 2 स्कॉलरशिप होंगे मास्टर्स के और 1 होगा पीएचडी का। अच्छा यानी कि सर 100 स्कॉलरशिप जो होंगे वो मास्टर्स के हैं और जी सर। 50 जो है वो पीएचडी के हैं। अच्छा, तो ये सर व्यूवर्स को बता दें कि इसमें ओपन मेरिट भी जो सिलेक्शन होती है वो ओपन मेरिट भी होती है, या जो हमारे यहाँ पे 4 प्रोविंसेस है, या आपके लेके जो फाटा या रिमोट एरियाज है, बैकवर्ड एरियाज, तो उनके लिए भी कुछ कोटा रखा गया है या एक स्पेशल प्रेफरेंस इस तरह की? क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान में लोग अप्लाई करते हैं, मेरिट बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, तो बैकवर्ड एरियाज के लिए खासतौर पर बलूचिस्तान के या जो रिमोट एरियाज उसके लिए क्या कुछ है, हमारे व्यूवर्स को आप बता दें। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल आपका जफर। अब इसके लिए मेरिट क्या है या मेरिट की तारीफ क्या है, वो अमरीकी जो कल्चर है या अमरीकी जो कवानीन है उसके मुताबिक थोड़ी सी मुख्तलिफ है। वहाँ पे कोटा सिस्टम कोई नहीं होता, उसमें आप मेरिट पे हो, ठीक है, और जो मिनिमम क्राइटेरिया है जिसमें कि जीआरई टेस्ट है या आपके जो आपने मजमून एसेज वगैरह लिखे हैं, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, पर्सनल स्टेटमेंट या बाकी जो चीज़ें हैं, वो अगर आप मुकम्मल करते हैं तो उसमें तकरीबन 6 फील्ड की, 6 या 7 फील्ड की एक लिस्ट मौजूद है, 6-7 फील्ड की, जो कि उनकी वेबसाइट पे मौजूद है। आप उस फील्ड में देख लीजिए, अगर आपका ताल्लुक उस फील्ड के किसी भी शोबे से है तो आपकी दरख्वास्त को कुछ तरजीह दी जाएगी। उसके अलावा ख़वातीन को वो करते हैं कि वो उनको तरजीह देते हैं, या जैसे कि आपने पिछड़े हुए इलाकों का जिक्र किया है जहाँ पे तरक्की के मौके कम हैं, तो वहाँ पे उन दरख्वास्तों को जो है वहाँ पे भी तरजीह दी जाती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में तो ये सारी की सारी जो हमारा है, जब आपकी एप्लीकेशन पैकेट या आपके इंटरव्यू लेने वालों के सामने पहुंचता है तो वो किसी एक फैक्टर को नहीं देख रहे होते। वो आपके माजी को या आपके सूबे या आपकी कहाँ से आप आए हैं, उन सारे के सारे मामलात को नज़र में रखते हुए देख रहे होते हैं कि अगर ये बच्चा लोअर लाई के किसी दूर दराज कस्बे से उठकर आज हमारे सामने इंटरव्यू के लिए बैठा हुआ है, तो क्या ये मेरिट में उतना ही बराबर है किसी लाहौर के डिफेंस के कॉलेज से पढ़ा हुए लड़के से। तो मेरे ख्याल में वो इस बात का ज़रूर हमारे जो पिछड़े हुए तबकात हैं या पिछड़े हुए इलाकों से लोग हैं उनका ख्याल रखते हैं इंटरव्यू के दौरान, लेकिन उसके लिए कोई ओवर्ट किस्म का या खुला हुआ मेरिट का उन्होंने क्या कहते होते हैं कोटा सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये अगर आपका मैं सवाल का जवाब दे पाया हूँ कि आपको बताएंगे नहीं, लेकिन आपकी जो भी ऐसे अवामिल जो कि आपकी तरक्की की राह में रुकावट रहे होंगे आपके माजी में, उनको अपनी नज़र में रखते हुए आपको जज करेंगे और आपके एप्लीकेशन पैकेट को एज ए होल डील करेंगे। ठीक सर, मेहरबानी सर। तो अभी आ जाते हैं सर, व्यूवर्स को बताते चले कि सर एप्लीकेशन जो प्रोसेस है, अभी एप्लीकेशन ओपन है, एप्लीकेशन सारे लोग जमा कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान से। तो इसमें सर जो सबसे बड़ा हर्डल है वो जीआरई का है, जीआरई इंटरनेशनल या जीआरई जनरल जो है। जीआरई जनरल इसकी एक तो फीस अगर हम लोग केले के, इसकी फीस जो है वो $205 है। आप हमारे व्यूवर्स को बता दें कि इसमें फीस कितनी भरनी है, और इसमें अगर आप कोई फी वेवर, कोई कंसेशन या कुछ है व्यूवर्स, या कोई फी रिफंड का है, तो ये मेरे व्यूवर्स को आप बता दें कि ताकि वो आसानी रहे। अच्छा, थैंक यू वेरी मच जफर। अब इसमें ना पहले थोड़ा सा वसी कर लेते हैं क्वेश्चन को कि कौन से लवाजमात की कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए इस एप्लीकेशन को मुकम्मल करने के लिए, इस दरखास्त जो कि फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के लिए आप दे रहे हैं। पहला काम तो ये है कि आप एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास 16 साल की एजुकेशन होनी चाहिए अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या 18 साल की एजुकेशन होनी चाहिए अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और उसके बाद आपके पास जीआरई का एक इम्तिहान देना ज़रूरी है जिसमें कि
तीन उसके पार्ट होते हैं, एक क्वांटिटेटिव होता है, एक वर्बल होता है और एक एनालिटिकल होता है। क्वांटिटेटिव पार्ट में 145 170 में से चाहिए, वर्बल में 145 170 में से चाहिए, और एनालिटिकल का कोई ऐसा जिक्र नहीं किया उन्होंने अपनी जो भी स्कीम है उसमें। तो ये इनको पहला आपने कहा कि इसके लिए मुआशी मसले होते हैं, $205 कैसे एक गरीब आदमी पे कर सकता है। तो मेरे ख्याल में ये एक सिर्फ एक फीस ही है $205, जो कि पाकिस्तान के तकरीबन 50,000 के करीब की मालियत बनती है। अगर आप इस 50,000 की हर्डल को या इस एक रुकावट को अबूर कर लें तो आप और सिलेक्ट हो जाएं, तो आपके आगे आने वाले जितने अखराजात हैं वो कवर्ड होंगे, और उसके लिए आपको कोई वीज़ा, टिकट या आपके रोज़ाना के अखराजात वो आपको देने की ज़रूरत नहीं है, और वो फुली पेड होगा अमरीकी सरकार की या HEC दोनों के तवज्जुह से जो भी आपको फंडिंग मिल रही है उसमें। तो मेरे ख्याल में ये एक 50,000 का कड़वा घूंट जो है वो आपको भरना पड़ेगा। और दूसरा आपने कहा कि इसके लिए कोई वेवर हो, तो अगर आप उस USEFP के फेसबुक पेज को विजिट करें तो वहाँ पे उन्होंने एक ऑफर दी है, और अगर आप मेरी फेसबुक वॉल पे देखें तो वहाँ पे भी मैंने वो लगाया हुआ है कि वहाँ पे अगर आप 31 जनवरी से पहले GRE टेस्ट को रजिस्टर करते हैं और 12 अप्रैल जो कि इनकी डेडलाइन है, उसके भी कहीं बाद में 30 जून से पहले पहले आप टेस्ट दे देते हैं तो आपको $50 की रियायत देंगे। यानी कि आपको $50 की रियायत मिलेगी अगर आप GRE टेस्ट को 31 जनवरी से पहले पहले रजिस्टर कर लेते हैं। उसके लिए जो कोड्स चाहिए वो मेरी फेसबुक वॉल पे मौजूद हैं। आप ऐसा कीजिएगा कि जब आप ये यूट्यूब पे लगाएंगे तो वहाँ पे उस सारे के सारे कोड को कॉपी करके अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। जी, डिस्क्रिप्शन ठीक है। में डाल देता हूँ सर। अच्छा, अब वो ये तो हो गया फीस वाले मामला, और कुछ मुखैर हजरात भी हैं, उनसे आप आपके शागिर्द या जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो आपसे रब्ता करके उनका पता हासिल कर लें, जिनमें से कुछ का जिक्र मैंने आपसे गुफ्तगू में किया था। तो जी वो भी इस सिलसिले में उन लोगों की, ऐसे लोग जो मुस्तहकीन हैं उनकी वो अपनी तहकीकात के जरिए मदद करके उनकी फीस वो भर सकते हैं। फिर आ जाता है कि इसकी तैयारी के लिए, तो तैयारी के लिए जो भी आपके पास मालूमात हैं या जो भी किताबें मौजूद हैं मार्केट में, कोई भी ले लीजिए, लेकिन अव्वल शर्त ये है कि आप मेहनत करें और उसको रोज़ाना के बुनियादों पे लेकर, अगर 2 महीने हैं आपके पास तैयारी के लिए, तो मुकम्मल तौर पे तवानाई के साथ तैयारी करके देंगे तो कोई मुज़ायका नहीं है कि आपके इतने नंबर नहीं आए। आप बिल्कुल इतने नंबर लेकर जो है वो इस पूरे के पूरे टेस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और इसके जो बाकी हैं लवाजमा, जैसे कि रिसर्च स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, फिर वो बाद में भी आप कर सकते हैं, लेकिन उस पे पहले। उस पे हाँ बाद में आते हैं सर। एक दूसरा सवाल है व्यूवर्स के को बता दें ये सर, कि इसमें सर चूंकि दो एरियाज होता है, एक कहता है क्वांटिटेटिव, एक है वर्बल। तो इसमें कुछ स्टूडेंट्स या एप्लीकेंट्स जो है उनका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स या इंजीनियरिंग साइड का होता है। उनका कुछ स्टूडेंट्स एप्लीकेंट्स का बैकग्राउंड जो है वो सोशल साइंसेज का या आपके लिए एनिमल साइंसेज का होता है। तो उनके लिए आप ये बता दें व्यूवर्स को कि उनको किस तरह फिर रिलैक्स किया गया है, कि आप अगर आप सोशल साइंसेज के वर्बल में कितना स्कोर मिनिमम थ्रेशोल्ड होना चाहिए, क्वांटिटेटिव में कितना, और अगर आप इंजीनियरिंग मैथ्स नेचुरल साइंसेज बैकग्राउंड के उसमें कितना जी जी, आपका थ्रेशोल्ड होना चाहिए, ये आप बता थ्रेशोल्ड दें मेहरबानी। 145 है, यानी कि 170 में से 145 दोनों का थ्रेशोल्ड है। और अगर आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं तो जाहिर बात है आपका क्वांटिटेटिव में आपको थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा यूनिवर्सिटी पर्सपेक्टिव से। लेकिन अगर आप 145 से एक नंबर भी ज़्यादा ले लेते हैं तो आप एलिजिबल हैं फुल ब्राइट एप्लीकेशन को भरने के लिए। तो दोनों में 145 से ऊपर ले लें। ज़्यादा हो तो बेहतर ये होगा कि आपके लिए यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अच्छी ऑफर्स करेंगी। ठीक है, आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में भेजा जाएगा, लेकिन इसके बाद आपके पास कोई ऐसा नहीं है कि ज़रूरी हो। उनको ज़रूर मुआफ़क़त दी जाती है, उनको ज़रूर प्रेफरेंस दी जाती है, लेकिन उनको ऐसा नहीं कहा जाता कि आप अगर
मैथमेटिकल बैकग्राउंड होने के बावजूद अगर आपके 147 आ गए तो आपको हायर नहीं करेंगे या आपका इंटरव्यू नहीं होगा। आपकी एप्लीकेशन जो है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि उसको मुकम्मल तौर पे एक पैकेट के तौर पे देखा जाता है, और किसी भी एक फैक्टर की वजह से आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं किया जाता। हाँ सर, तो आ जाते हैं एप्लीकेशन। आप हमारे व्यूवर्स को ये बता दें कि एप्लीकेशन में ज़ाहिर है जो सारी स्क्रूटनी या आपके लिए के सारी जो सिलेक्शन जो बेस करती है वो आपकी एप्लीकेशन पे करती है। तो एप्लीकेशन में आपके पास सबसे पहले आ जाता है पर्सनल स्टेटमेंट्स, उसके बाद आ जाता है रिसर्च ऑब्जेक्टिव। तो इसके बारे में आप व्यूवर्स को अगर सर थोड़ा बता दें तो अच्छा, मेहरबानी होगी। पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो जैसे कि नाम से ही जाहिर है पर्सनल स्टेटमेंट है, और आपकी जब आप एप्लीकेशन खोलेंगे तो उसमें पहले तो जो भी आपके कवायफ वगैरह होंगे कि नाम, वल्दियत, तारीख पैदाइश और ऑल, आपके एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, कौन से एजाज़ात आपको हासिल हुए, या जो भी जनरल चीज़ें जो कि आपकी सीवी में भी लिखी होंगी, वो सारी की सारी उसमें इनपुट कर देंगे। तो दो अहम चीज़ें जो वहाँ पे मौजूद हैं वो है रिसर्च ऑब्जेक्टिव और पर्सनल स्टेटमेंट, जिनका भी आपने जिक्र किया है। पर्सनल स्टेटमेंट में आप अपनी मोटिवेशन बयान करते हैं, अपनी कहानी बयान करते हैं कि मैं क्या हूँ, मेरे क्या क्या जो मोटिवेशंस हैं, मैं क्या क्या करना चाहता हूँ, ठीक है। और मैं कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने मुझे इस बात पे माइल किया है कि मैं हायर एजुकेशन करूँ और रिसर्च करूँ और फिर मैं अपने माशरे की भी खिदमत करूँ। तो उसमें एक बात ज़रूर ज़हन में रखिए कि आपका जो भी मतमय नज़र हो और वो आपका मुल्क से मुतल्लिक हो, कि आपने वापस आना है और वापस आके मुल्क की तरक्की करनी है। पर्सनल स्टेटमेंट का ये मतलब नहीं है कि आपने ज़ाती तरक्की पर ही सारी की सारी तवानाई सर्फ कर दी, तो वो कहेंगे कि अगर आपने ज़ाती ही सारे काम करने हैं तो फिर आप अपने खर्चे पे पढ़ लें। लेकिन आपने ये अपनी जो भी मुल्क में वापस आना, मुल्क की खिदमत और अपने जो भी गोल्स हैं वो उसको अपनी ज़िंदगी की कहानी में किसी तरह से फिट करें, कि आप जो कुछ करना चाहते हैं, जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं, उसका आपकी ज़ाती ज़िंदगी में क्या असर है, या क्यों आप इतने मोटिवेटेड हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के 5 साल या 2 साल उस काम के लिए मुख्तस कर रहे हैं। और दूसरी रिसर्च ऑब्जेक्टिव है, इन दोनों मामलात के ऊपर मैं अपने यूट्यूब जो कि जिसका डिस्क्रिप्शन में आप नाम डालेंगे, उसका नाम है GRAD, ग्रैड ED, ग्रैड एड यानी ग्रेजुएट एजुकेशन। और उस पे वीडियोस पहले से भी कुछ मौजूद हैं, लेकिन मैं मज़ीद रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और पर्सनल स्टेटमेंट के ऊपर डिटेल्ड वीडियोस बनाकर मैं उसमें डालूंगा, ताकि हमारे जो भी लिखने वाले बच्चे हैं उनको पता चल जाए कि किस तरह से या किन किन चीज़ों से बचना है और किन किन खतूत के ऊपर लिखनी है। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि रिसर्च में आपके क्या क्या मकासद हैं, तो उसको भी आप अपने मुल्क की हालात से ज़रूर पेवस्त कीजिए कि मुल्क को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और कौन कौन सी मसाइल हैं जो कि आपकी रिसर्च से हल होने होंगे, ठीक है। तो वो जब आप लिखेंगे और उसके लिए पूरा एक लाइहा अमल मुरतब कीजिए, और क्यों वो रिसर्च जो है वो अमेरिका में ही मुमकिन है और क्यों वो रिसर्च जो है वो पाकिस्तान में मुमकिन नहीं, फिलहाल मुमकिन नहीं है, और वापस आकर आपका लाया अमल क्या होगा। वो सारे के सारे जो भी सवालात हैं उनके जवाबात आप रिसर्च स्टेटमेंट में दे देते हैं या रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में दे देते हैं। तो ये दो मज़ामीन जो कि इंतहाई अहम हैं, और इनका पूरा का पूरा आप कहते हैं मेक इट और ब्रेक इट होता है फुलब्राइट की एप्लीकेशन के लिए। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल आपके लिए। इसमें ज्यादातर एप्लीकेंट जो है उनका ये भी है कि टॉफल टॉफल के बारे में भी बता दें कि उनकी कितनी फी है और वो कब करनी है। अभी इनिशियल स्टेज में जाहिर है उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बारे में भी व्यूवर्स को आप बता दें सर, टॉफल जो है इंग्लिश जो जी जी, टेस्ट। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच जफर, मेरे जहन से निकल गया। टॉफल जरूर है और चाहिए भी, लेकिन इस एप्लीकेशन के इस स्टेट पे आपको टोफल की जरूरत नहीं है, ठीक है। और उसके लिए आपको सिर्फ GRE चाहिए। टोफल के भी मुख्तलिफ हिस्से हैं, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा, और आपके साथ भी उसका लिंक शेयर करूंगा ताकि आप अपने व्यूवर्स के साथ उसको शेयर करें। टोफल जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है, और उस वो तकरीबन अगर किसी ने आइल्स दिया है उसी से मिलता जुलता है।
और उसकी कम से कम उन्होंने कोई नहीं लिखा कि उसके लिए कितने चाहिए। जब आपने ये एप्लीकेशन दे दी और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, तो आप उनको वो आपसे पूछते हैं कि जी आपको हमने कॉल की है, तो आप अब जब इंटरव्यू के लिए आएंगे तो आपने टोफल की जो फीस है वो भर के आनी है, या टोफल के लिए रजिस्टर करके आना है। और इस दफा जो गुज़श्ता साल गुजरा है उस दौरान उन्होंने उसके लिए वाउचर्स भी बच्चों को भेजे थे कि पहले ये होता था कि आप टोफल अपनी जेब से भर के आते थे, लेकिन इस दफा उन्होंने अपने वाउचर्स जो हैं वो बच्चों को भेज दिए थे कि जब आप इंटरव्यू के लिए आएंगे तो पहले आपने टोफल रजिस्टर करके फिर आना है। और वाउचर्स का मतलब यह है कि आपने उस पर कोई फी नहीं पे करनी, सिर्फ रजिस्टर करना है और आके इंटरव्यू दे दें। अच्छा सर, तो ये है, आखिर में ये बताते हैं कि फुल ब्राइट स्कॉलरशिप जो है वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ज़ाहिर है, जो गरीब का बच्चा है वो ख्वाब में भी नहीं देख सकता कि मैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी से पढूं, एमएस करूं, पीएचडी करूं। तो ये व्यूवर्स को आप सर एक मोटिवेट करें कि पीएचडी, ये फुल ब्राइट जो स्कॉलरशिप है, वो एक जो मार्जिनलाइज्ड क्लास है हमारे सोसाइटी में, उसके लिए कैसी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो एक आला इंस्टीट्यूशन से अपनी जो डिग्री है वो मुकम्मल करे। बिल्कुल जफर, आई थिंक सो आई विल सेकंड यू ऑन दैट। आपने सारी चीजें खुद ही बयान कर दी हैं कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे जो भी, देखिए अशराफिया के बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको रियाजी की तालीम के लिए बेहतर से बेहतर जो टीचर होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, और वो जीआरई टोफल वगैरह अपने अंडर ग्रेड के दौरान ही मुकम्मल कर चुके होते हैं। तो अब आप जब उनके मुकाबले में आते हैं तो आपके पास ना तो अंग्रेजी इस्तेदाद होती है, ना आपके पास रियाजी होती है, और ना ही आपके पास कोई ऐसे खराजात के लिए लिक्विड मनी होती है कि आप पैसा फेंकते जाएं और टेस्ट पे टेस्ट देते जाएं। तो ये एक स्कॉलरशिप आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि इसमें इनिशियल हर्डल जो कि जीआरई है वो अगर पार कर लें और उसके बाद आप एप्लीकेशन दे दें, और अगर आप में पोटेंशियल है, अगर आपकी अचीवमेंट्स नहीं भी हैं फिलहाल, आप अपने हालातों वाकयात की वजह से ऐसे सर्कल में फंसे हुए हैं जहाँ पे आपके पास कोई अचीवमेंट भी नहीं है, लेकिन आपके पास पोटेंशियल है, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड इसकी तौसीक करता है, तो फिर भी आप इस दौड़ में आगे निकल सकते हैं। आप अमेरिका की जो टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे पीएचडी फुली फंडेड कर सकते हैं, और उसके दौरान किसी किस्म के भी अखराज, जिसमें कि हेल्थ इंश्योरेंस है, आपके रहने सहने के अखराजात हैं, या आपकी जितनी भी एक कॉन्फ्रेंस के फीस है, आने जाने के अखराजात यानी कि एयर टिकट, और जो आपका वीज़ा की फीस, वो सब तमाम के तमाम अखराजात इसी स्कॉलरशिप में कवर्ड हैं। उसके अलावा अगर आप अपनी फैमिली को यहाँ पे बुलाना चाहते हैं तो उसके लिए जाहिर बात है कि फैमिली के अखराजात ये नहीं उठाते, लेकिन उसके लिए वीज़े में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं कि आपकी वीज़ा आपका लग जाए, आपकी फैमिली का भी, और अगर आपके बच्चे भी हैं और आपकी बीवी भी हैं या आपके शौहर भी हैं तो वो भी आपके साथ ही वहाँ पे रह सकते हैं, और आप जाहिर बात है कि वो भी साथ में कोई ना कोई काम करेंगे या किसी तरीके से, आप अगर आपके पास कोई बचत है तो उसके साथ वो आप वहाँ पे रह सकते हैं अपने बच्चों के साथ, और वहाँ पे जितनी भी वहाँ की सहूलियात हैं उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। और एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में रहना, अपने सोच को वसी करना, और ज़ाहिर बात है कि आपकी रिसर्च जो कि सहूलियात आपके मुल्क में मुयस्सर नहीं हैं, उनसे इस्तेफादा एक अमेरिका जैसे मुल्क में करना एक बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज की बात है, जो कि इससे पहले सिर्फ अशराफिया का हिस्सा था। तो आज ये एक कुदरत का तोहफा एक आम इंसान के लिए भी मौजूद है। तो आप लोग जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़रूर कोशिश करें और इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, और उसके लिए मुकम्मल तौर पर अपनी तवानाइयाँ सर्फ करते हुए अपनी और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। अच्छा, बहुत मेहरबानी सर। तो अभी मैं अपने व्यूवर्स को बताता चलूं कि सर फाद रफ़ीक साहब जो है वो गाइड करते जाते हैं स्टूडेंट्स को, और ख़ास तौर पर पूरे पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पे एप्लीकेशन जो प्रोसेस है, तो सर के अपने फेसबुक पेजेस और यूट्यूब चैनल है, वो मैं अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देता हूँ।
तो सर आपका बहुत मेहरबानी, आपने टाइम दिया और आपने हमारे जो व्यूवर्स थे या जो पाकिस्तान के जितने भी एप्लीकेंट्स थे, ख़ास तौर पर जो रिमोट एरियाज़ के थे बलूचिस्तान से, जिनके ज़्यादातर क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड, तो वो आपने एंटरटेन किए, आपने उसके जवाबात दिए। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।